हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय एम.एस. यादव। आज हम लोग डीसी जनरेटर में ही आगे लॉसेस में बात करने वाले हैं कि डीसी जनरेटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस इन डीसी जनरेटर, तो जितनी भी मशीनें हमारी काम करती हैं सब में कुछ न कुछ लॉस होते हैं। तो इस डीसी जनरेटर में क्या क्या लॉस होते हैं उसके लिए पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर, तो लॉसेस इन डीसी जनरेटर। लॉसेस इन डीसी जनरेटर में जब हम बात करेंगे कितने प्रकार के लॉस होते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ लॉसेस। डीसी जनरेटर में 3 तरह के लॉस होते हैं। एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है मैकेनिकल लॉस। 3 टाइप्स ऑफ लॉस है। फिर से ध्यान देंगे, डीसी जनरेटर में 3 तरह के लॉस होते हैं। एक कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को दूसरा नाम होता है वाइंडिंग लॉस। दूसरा है आयरन लॉस, आयरन लॉस को कोण हानि कहते हैं। और है ये है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस को हम कई बार घर्षण फ्रैक्शन लॉस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो कॉपर लॉस होता है ये वाइंडिंग लॉस कहलाता है। जहाँ पर भी वाइंडिंग होगी, जहाँ पर भी वाइंडिंग होगी वहाँ पर जो लॉस होंगे वाइंडिंग में वो कॉपर लॉस कहलाएंगे। तो ये कॉपर लॉस क्यों होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब वाइंडिंग में धारा बहती है तो जहाँ भी धारा बहती है तो गर्मी उत्पन्न होती है, हीट डेवलप होती है। तो जब भी वाइंडिंग में करंट बहेगी तो वाइंडिंग गर्म होगी, उसके कारण जो लॉस होंगे वो हमारे कॉपर लॉस कहलाएंगे, यानी वाइंडिंग लॉस कहलाएंगे। वाइंडिंग नॉर्मली कॉपर की होती है, इसीलिए वाइंडिंग लॉस को कॉपर लॉस कहा जाता है। तो कॉपर लॉस यानी वाइंडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? तो सबसे पहली बात आती है आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाउंड होता है तो आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है, तो आर्मेचर लॉस हो गए। फिर हम फील्ड में वाइंडिंग करते हैं तो फील्ड हमारी 2 तरह की होती हैं, एक सीरीज फील्ड और एक शंट फील्ड। तो शंट फील्ड कॉपर लॉस हो जाएंगे। जहाँ पर हम सीरीज फील्ड लगा रहे हैं वहाँ सीरीज फील्ड कॉपर लॉस हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कंपाउंड है तो ये दोनों ही होंगे। अब सीरीज जनरेटर है तो आर्मेचर लॉस होगा, सीरीज होगा, शंट नहीं होगा। शंट जनरेटर है तो सीरीज वाइंडिंग उसमें नहीं होती है तो आर्मेचर होगा, शंट होगा। तो कुल मिला के कहाँ कहाँ वाइंडिंग होती है? आर्मेचर में तो आर्मेचर लॉस, शंट फील्ड में वाइंडिंग होती है शंट फील्ड लॉस, सीरीज फील्ड में वाइंडिंग होती है तो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस हो जाएंगे। इंटरपोल हमने बताया था, कम्यूटेशन से बचने के लिए इंटरपोल लगा दिए जाते हैं तो इंटरपोल लॉस हो जाएंगे। फिर हमने कहा था कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगाई जाती है, लेकिन जब इंटरपोल लगाते हैं वहाँ कंपनसेटिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। तो कंपनसेटिंग क्या काम करती है? आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करती है। तो अगर इंटरपोल नहीं लगे होंगे तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगी होगी तो कंपनसेटिंग लॉस हो जाएंगे। फिर बात आती है कि जब ब्रश है वो ब्रश घर्षण करता है तो ब्रश लॉस कहलाता है, ब्रश संपर्क लॉस कहलाता है, यानी ब्रश लॉस। तो ब्रश के कारण भी लॉस होते हैं। तो ब्रश के कारण भी बहुत कम लॉस होता है। मान लिया जाए एक ब्रश के लिए साधारण कार्बन ब्रश है तो 1 वोल्ट, और अगर मेटल कार्बन है या हम कहें कॉपर है तो उसमें से 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है पर ब्रश पे, एक ब्रश पे 0.5 रहता है। अगर हम मेटल की उसकी बात करें, कॉपर मिक्स की या कार्बन साधारण कार्बन की बात करें तो लगभग 1 वोल्ट माना जाता है। तो ये हमारे लॉस हैं कॉपर लॉस। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, वाइंडिंग में होने वाला लॉस कॉपर लॉस कहलाता है। तो कोई भी वाइंडिंग में जब धारा बहती है तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, उसके कारण उस वाइंडिंग में लॉस होते हैं, उसे कॉपर लॉस कहलाता है। तो एक और छोटी सी बात आती है कि कॉपर लॉस किस रूप में होते हैं? तो ऊष्मा के रूप में, क्योंकि वाइंडिंग से क्या जनरेट होती है? गर्मी। तो जब भी कैसे जनरेटर मोटर कोई चीज़ जब चलती है तो गर्म हो जाती है, तो उस गर्मी के कारण जो लॉस हो रहे हैं, गर्मी हीट के रूप में जो ऊर्जा व्यय हो जाती है वही हमारी लॉस कहलाती है, उसी को हम कॉपर लॉस कहते हैं। तो कॉपर लॉस जहाँ भी वाइंडिंग होती है उन सब जगहों पर कॉपर लॉस होते हैं। तो बात हम समझ में आ गई होगी, वाइंडिंग में होने वाले लॉस को कॉपर लॉस कहते हैं। ये इस तरह से होते हैं। इसी में एक छोटी सी बात आती है कि जो लॉस होते हैं क्या होते हैं? P बराबर I²R, P बराबर I²R। तो ये जो लॉस होते हैं हमने बताया कैसे होते हैं, P बराबर I²R। तो I²R के रूप में होते हैं। तो एक करंट हो गई, उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया, तो इस करंट के वर्ग का स्क्वायर और प्रतिरोध का गुणनफल होती है पावर व्यय। तो आर्मेचर कॉपर लॉस के लिए क्या हो जाएगा? I²A × RA। I²R में
ए है आर्मेचर लॉस है तो ए लिख दिया, आई स्क्वायर आर ए हो जाएगा। अब शंट है तो आई स्क्वायर आई एस एच इंटू आर एस एच हो जाएगा। तो कुल मिला के है क्या, आई स्क्वायर आर ई है, बस वो शंट है, सीरीज है, आर्मेचर है, वो सब के अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा सीरीज फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। यहाँ इंटरपोल है तो इंटरपोल की करंट का स्क्वायर इंटरपोल का रेजिस्टेंस। ये है कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो कंपनसेटिंग का करंट का स्क्वायर इंटू कंपनसेटिंग का रेजिस्टेंस। आर्मेचर जो ब्रश लॉस होते हैं वो कार्बन ग्रेफाइट के लिए 1 वोल्ट होता है और मेटल ग्रेफाइट के लिए 0.5 वोल्ट होता है। मेटल ग्रेफाइट के लिए 0.5 वोल्ट और कार्बन ग्रेफाइट के लिए 1 वोल्ट ड्रॉप माना जाता है। तो ये बात उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। कॉपर लॉस, वाइंडिंग में होने वाले लॉस कॉपर लॉस कराते हैं। तो आर्मेचर कॉपर लॉस, शन फील्ड कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड, इंटरपोल, कंपनसेटिंग, ब्रश में 1 वोल्ट होता है और 0.5 वोल्ट होता है मेटल ग्रेफाइट के लिए। अब हम बात करेंगे आयरन लॉस में। तो अभी हमने देखा कॉपर लॉस, अब हम आयरन लॉस देखेंगे। तो जो आयरन लॉस होता है ये 2 तरह का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट। तो सबसे पहली बात, जैसे कॉपर लॉस था वो वाइंडिंग में होने वाला लॉस था, कहाँ पर, वाइंडिंग में। उसी तरह से जो आयरन लॉस है ये कोर लॉस होता है। तो जहाँ पर भी हम वाइंडिंग लपेटते हैं तो उसके लिए कोई बेस होता है, आधार होता है, जिसे हम कोर कहते हैं। जैसे आर्मेचर में स्लॉटों पर हम वाइंडिंग को स्थापित करते हैं तो स्लॉट हमारी क्या है, कोर। तो वाइंडिंग लॉस के साथ साथ जहाँ पर भी आयरन होता है, कोर होती है, वहाँ पर जो लॉस होता है वो आयरन लॉस कहलाता है। तो जो कोर होती है वो आयरन की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की, लैमिनेट पत्तियों की, नर्म लोहे की, तो इसलिए उसे आयरन लॉस कहा जाता है, लौह क्षति कहा जाता है, लोहे में होने वाली क्षति। तो जैसे हमने कहा कि स्लॉट बने हैं ओपन या सेमी क्लोज, उन स्लॉटों में कॉइल स्थापित कर रहे हैं तो वाइंडिंग हो गए, वाइंडिंग लॉस हो गया। कोर में जो लॉस हुआ, स्लॉट में जो लॉस हुआ वो आयरन लॉस हो गया। तो स्लॉट में लॉस होता क्या है ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा कि फैराडे के नियम ही ले लें कि एक वाइंडिंग रखी हुई है, एक ये कोर है, एक ये वाइंडिंग है और ये कोर है वाइंडिंग पे। तो अगर हम कहें कि इसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो ये कोर भी चालक मटेरियल की होती है, तो इस चालक में भी विद्युत वाहक बल, इस कोर में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जब हम कहीं पर भी इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो चालक के साथ साथ चालक जहाँ स्थापित होता है वो मटेरियल पर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कोर में भी उत्पन्न होता है। जैसे हम कह दिया कि आर्मेचर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो आर्मेचर जो कोर सिलिकॉन स्टील की लैमिनेट पत्तियों की बनाई गई थी उस कोर में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस कोर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी को आयरन लॉस कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं आयरन लॉस। तो आयरन लॉस 2 तरह का होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस। तो एक बात ध्यान देंगे, आयरन लॉस क्या होता है, कोर में होने वाले लॉस, कोर में होने वाली क्षति या कोर में होने वाले लॉस को आयरन लॉस कहा जाता है। और ये 2 रूप में होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस के रूप में और एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, तो हिस्टैरिसीस लूप बनता है, BH वक्र जिसे हम कहते हैं। तो किसी कॉइल को जो मैग्नेटाइज किया जाता है, किसी कॉइल को मैग्नेटाइज किया जाता है, एक बार देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने कह दिया ये है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज 0 है, मैग्नेट भी 0 है। कोई भी कॉइल ले लिया, ये कोई कॉइल ले लिया और ये नरम लोहे के बीच में रखी हुई है। ये हम इसको इस तरह से बनाना चाहें तो और अच्छे से देख लें, ये कोई नरम लोहा है, कोर है, ये वाइंडिंग है जिस पे वो लपेटी गई है। तो जो वाइंडिंग है इसमें जो लॉस हो रहा है वो कॉपर लॉस है, जो वाइंडिंग में धारा बहने के कारण जो लॉस हो रहा है कॉपर लॉस है, और जिसमें लपेटी गई है ये कोर है। तो जो कोर में लॉस हो रहे हैं वो हमारे लॉस कहलाते हैं आयरन लॉस। वो 2 रूप में, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। तो देख लें दोनों में क्या है, इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसको हमने DC सप्लाई दे दी तो मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ। और इसको अगर AC सप्लाई दे दी जाए
तो ये जो हमारे आयरन लॉस होते हैं डीसी की तुलना में एसी में अधिक होते हैं। डीसी की तुलना में एसी में बहुत कम होते हैं, नगण्य होते हैं, और एसी में अधिक होते हैं। तो एसी में है क्या, एसी जो चलती है वो इस तरह से चलती है, ये तो पॉजिटिव और निगेटिव। तो पहले जो हमारा एसी का है वो ध्यान देंगे, जो वोल्टेज इसमें जा रहा है वो यहाँ से चला था और यहाँ होके जहाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ से चला ये होके मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो इसका फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का मान था वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू फिर घट के जीरो होने लगी, तो वैल्यू वोल्टेज की घट के क्या हो गई, जीरो। तो इसका फ्लक्स जो चुंबकीय क्षेत्र का मान था वो आके जीरो नहीं हुआ, यहाँ रुक गया। यहाँ क्यों रुक जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब किसी कॉइल को मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो जो हमारा चुंबकत्व होता है, जैसे हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, तो अवशिष्ट चुंबकत्व इसमें क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। ये अवशिष्ट चुंबकत्व शेष बचा है, इसीलिए वोल्टेज जीरो हो जाने के बाद में मैग्नेट का मान शून्य नहीं होता है, कोर में चुंबकत्व का मान शून्य नहीं होता है, इसलिए कुछ चुंबकत्व शेष बच जाता है। अब जितना ज़्यादा चुंबकत्व शेष बचेगा, इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की जो हमारी रिटेटिविटी है वो ज़्यादा होगी, धारणा शक्ति। इसमें कम बच रहा है तो आयरन लॉस कम होंगे, ज़्यादा बच रहा है तो आयरन लॉस ज़्यादा होंगे। ये किस बात पर निर्भर करता है, मटेरियल पर, कि जो कोर के रूप में मेटल इस्तेमाल किया गया है ये कैसा है। मेटल ज़्यादा, जैसे एक बार हमने बताया था कि पानी को ले लें, बोतल में पलट दें तो पानी का कुछ मान शेष रह जाता है। ऑयल को ले लें या पेंट को ले लें तो उसमें मात्रा सबकी अलग अलग बचती है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है। उसी तरीके से ये कम बचेगा ग्राफ या ज़्यादा बचेगा, ये मटेरियल पर निर्भर करेगा। कम बचेगा तो लॉस कम होंगे, ज़्यादा बचेगा तो लॉस ज़्यादा होंगे। इसी को हम नीटा कहते हैं, हिस्टेरिसिस नियतांक। ये कितना बच रहा है इसी को नियतांक कहते हैं, मटेरियल पर निर्भर करता है। अब सप्लाई की दिशा बदल गई, सप्लाई की दिशा कहाँ, इधर की तरफ हो गई। अब बात आई, यहाँ पहले मान लिया जाए एन था और यहाँ एस था, सपोज दैट। अब जब ये दिशा बदल जाएगी तो एन की जगह क्या बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स की दिशा बार बार चेंज होगी, अब ये एस बनेगा, ये एस बनेगा, ये एन। लेकिन पहले तो यहाँ एन था और बचा हुआ गुण किसका था, जब ये वैल्यू बची थी तो किसकी बची थी भाई, एन बना, इधर एस बना, और ये जब डाउन हुआ, कम हुआ, तो बचा किसका था, जो पहले से था, पहले एन था तो एन का ही मान शेष रह जाएगा। अगर एन पहले से है तो एस वहाँ इंजेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आ सकता। तो पहले एन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी हम कहें कि जब हम इधर जाएंगे इस जगह तक, तो ये वैल्यू जो दूसरी थी इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ये फिर कम हो जाएगा, जब वोल्टेज घट के फिर जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया तो इतना फिर वैल्यू बच जाएगी, फिर प्लस में जाएगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे आएगा। तो प्रति चक्र में जो इसको हटाने के लिए ऊर्जा व्यय हो जाती है, इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। एक बार फिर से समझेंगे, कोर में जब हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो बार बार अवशिष्ट चुंबकत्व बचता है। तो उस अवशिष्ट चुंबकत्व पहले एन था, अब एस आएगा, तो पहले एन को हटाएंगे फिर एस लाएंगे, फिर एस को हटाएंगे फिर एन लाएंगे। तो इसके प्रति चक्र में बार बार जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। इसमें जितनी ज़्यादा मात्रा बचेगी लॉस उतने ही ज़्यादा होंगे, मात्रा कम बचेगी तो लॉस कम होंगे। तो ये किस बात पर निर्भर करेगी, मात्रा का बचना, ये मटेरियल पर निर्भर करता है। तब जैसे नर्म लोहा है, नर्म लोहे में मात्रा ज़्यादा बचती है, उसी के स्थान पे सिलिकॉन मिला दिया जाए मेटल में तो सिलिकॉन स्टील बन जाएगा, उसमें मात्रा कम बचती है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये मात्रा कम और ज़्यादा होने से लॉस कम ज़्यादा होते हैं, तो इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो इसका फार्मूला होता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस भी ऊष्मा के रूप, जितने भी लॉस होते हैं वो हीट के रूप में होते हैं, ऊष्मा के रूप में होते हैं। दूसरी चीज़ भी गर्मी पैदा करता है, और वाट में जितने भी लॉस होते हैं इनका मात्रा क्या होता है, यूनिट वाट होती है। तो WH नीटा हिस्टेरिसिस नियतांक है मटेरियल का, जो ये वैल्यू बच रही है इसको प्रदर्शित करेगा। BM होता है मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व, BM होता है मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व। F होता है फ्रीक्वेंसी, इससे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लॉस अधिक हो जाएंगे। ये होता है वॉल्यूम, कोर का आयतन। तो नीटा BM की घात 1.6, ये घात का मतलब होता है जैसे केवल BM कह दिया जाए तो BM यदि दुगना हो जाए तो लॉस दुगना हो जाएंगे। 1.6 का मतलब है कि BM अगर जो इफेक्ट डालेगा वो 1.6 गुना डालेगा, 1.5 गुना ज़्यादा डालेगा। जैसे स्क्वायर कर दिया जाए तो ये दुगना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर Bm हो गया फ्लक्स फ्रीक्वेंसी दुगनी, ये दुगना, वैल्यूम हो गया, कोर कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें क्या वोल्टेज भी निर्भर करता है, तो हाँ, अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो कोर में हिस्टैरिसीस लॉस का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज कम हो जाएगा तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। सेम अगली बात आती है एडी करंट लॉस। एडी करंट तो हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि जब इंडक्शन होता है तो कॉइल के साथ साथ विद्युत वाहक बल कोर में भी उत्पन्न होता है। अब कोर में विद्युत वाहक बल है तो कोर में धारा बहने लगेगी, तो कोर में धारा बहेगी, उसी धारा को कहते हैं एडी करंट लॉस। तो सभी जगह धारा बहेगी। अब इस लॉस को कम कैसे किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम कैसे किया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम कैसे किया जाता है, तो कोर में जो धारा बहती है उसी को एडी करंट लॉस कहते हैं। तो इन्हें कम कैसे किया, तो हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए मटेरियल जैसे नर्म लोहे के स्थान पर सिलिकॉन स्टील के स्थान पर बहुत बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें CRGO कोर लगाई जाती है। तो CRGO में जो हिस्टैरिसीस लॉस रहता है वो कम रहता है। तो मटेरियल बदल कर हिस्टैरिसीस लॉस को बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब एडी करंट लॉस के लिए तो अगर हम बात करें, जैसे छोटे ट्रांसफार्मर हम लोग देखते हैं तो बहुत पतली पतली कोर बनाई जाती हैं, लेमिनेटेड पत्तियां बनाई जाती हैं 0.35 से 0.5 mm की। उन पत्तियों मोटा बना दिया जाए तो मोटे चालक पदार्थ हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, और रेजिस्टेंस जहाँ कम होगा वहाँ करंट बढ़ जाएगी। तो अगर हम कोर में मोटी कोर बना दें तो रेजिस्टेंस कम रहेगा और धारा अधिक रहेगी, लॉस अधिक हो जाएंगे। तो लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कहते हैं लेमिनेशंस की मोटाई कम कर दी। लेमिनेशन मतलब पत्ती, तो पत्तियों को पहले तो उसको पतला पतला काट दिया जाए, फिर प्रत्येक पत्ती को इंसुलेट करके फिर से इकट्ठा करके मोटा बनाया जाए, तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हो जाएंगी। अगर मोटा रहेगा, पत्ती पतली पतली ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, धारा कम रहेगी। इसीलिए हम जितनी भी कोर देखते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर की कोर हो, चाहे आर्मेचर की कोर हो, चाहे मोटर की कोर हो, जनरेटर, कहीं पर भी कोर जो होती हैं पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों की बनाई जाती है। उससे क्या रहता है, रेजिस्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है और करंट का मान कम हो जाता है। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन, यानी जो कोर है वो पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों का बनाया जाता है। क्लियर है? इसे कहते हैं WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। तो T हमारी थिकनेस होती है, मोटाई, थिकनेस किसकी, पत्ती की। जितनी ज़्यादा होगी लॉस उतने ही ज़्यादा होंगे, जितनी कम होगी लॉस कम होंगे। फ्रीक्वेंसी और BM हो गया फ्लक्स घनत्व। इसमें वोल्टेज भी निर्भर करता है, वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा, और वोल्टेज कम कर दिया जाए तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। एडी करंट लॉस कम हो जाए तो ये हो गया हमारे आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। अब है मैकेनिकल लॉस। तो मैकेनिकल लॉस में क्या आते हैं, जैसे हम कहें कि जो बेयरिंग है, बेयरिंग घर्षण कर रही है तो घर्षण, उसके घर्षण से जो लॉस हो रहे हैं वो मैकेनिकल लॉस। अब जो फील्ड है और आर्मेचर जो घूम रहा है तो बीच में एयर गैप होती है, तो वायु घर्षण हो गया एयर के फ्रैक्शन से, एयर के घर्षण से। अब कोई चीज़ और जैसे कम्यूटेटर में कार्बन बस घर्षण कर रहा है, तो जहाँ पर भी घर्षण संबंधी लॉस होते हैं, घूमने संबंधी लॉस होते हैं, उसे मैकेनिकल लॉस कहा जाता है। तो अब जो आयरन लॉस होते हैं ये नो लोड से फुल लोड तक लगभग नियत रहते हैं। ध्यान से समझेंगे, आयरन लॉस नो लोड से फुल लोड तक नियत रहते हैं। मैकेनिकल लॉस नो लोड से फुल लोड तक नियत रहते हैं, नो लोड से फुल। कॉपर लॉस, लोड अधिक होने पर लॉस अधिक होते हैं और लोड कम होने पर लॉस कम होते हैं। कॉपर लॉस लोड पर निर्भर करते हैं, आयरन और मैकेनिकल लोड पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ध्यान देंगे, आयरन और कॉपर लोड पर निर्भर नहीं करते हैं और ये लोड पर निर्भर करता है। लोड बढ़ने पर कॉपर लॉस तेजी से बढ़ता है, स्क्वायर में बढ़ता है, और लॉस कम, लोड कम होने पर ये वाला फार्मूला पड़ा है, करंट दुगनी कर दी जाए 4 गुने हो जाए, करंट आधी कर दी जाए 1/4 हो जाएंगे। तो स्क्वायर में बढ़ते हैं लोड के साथ, और ये लोड पर निर्भर नहीं करते। लेकिन ये लॉस जो मैकेनिकल लॉस है ये गति पर निर्भर करता है। गति कम होगी तो घर्षण कम होगा, लॉस कम होंगे। गति ज़्यादा होगी, घर्षण ज़्यादा होंगे, लॉस अधिक होगा। तो ये 3 तरह के लॉस हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। तो उम्मीद करते हैं बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।